असल नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको बड़ी खबर देंगे कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। क्यों नहीं आए? अपना बेंच उन्होंने क्यों नहीं हेड किया? बेंच नंबर 2, इसकी हम आपको बड़ी खबर देंगे। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आज जो अब दिन चल रहे हैं इसमें चीफ जस्टिस कादी फाइसा किस तरह स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं और किस तरह से वो बेनकाब होने से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर चीज़ें खुल गई तो सबको पता चल जाएगा वो कहाँ पर खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं और उनके साथ कौन खड़ा है। तो ये सब कुछ भी आपको बताएंगे। इसके अलावा नए DDSI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपना चार्ज ले चुके हैं। उनके आने से क्या सिग्निफिकेंट होगा और क्या हो सकता है, ये हम आपको आज बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो आज की बड़ी खबर है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो बेंच नंबर 2 को हेड कर रहे हैं और सीनियर प्यूनर जज हैं, इस वजह से बेंच नंबर 2 हेड करते हैं। और अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होंगे 26 अक्टूबर को। अगर ये साजिशें कामयाब ना होंगी जिसमें इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उनके बाज़ कोलीग्स इस टाइम पूरी तरह मुलव्वस है उनका रास्ता रोकने के लिए, तो इस माहौल में अगर वो सर्वाइव कर गए तो 26 अक्टूबर को वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ लेंगे, जबकि उनको चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन बहरहाल, तो जस्टिस मंसूर अली शाह आज सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। वो आइनी पिटिशंस तो नहीं, लेकिन इस वक्त जो आम कानूनी जो मुकदमात हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, उनको वो सुन रहे हैं, या दीगर लाइक सिविल पिटिशंस हैं उनको सुन रहे हैं, लेकिन आइनी और सियासी मुकदमात को नहीं सुन रहे, क्योंकि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी के तहत फिक्स होते हैं और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी में भी नहीं जा रहे। तो इसलिए उनकी एक एक चीज़ इस वक्त बड़ी अहम और सिग्निफिकेंट है और उससे ख़बर बनती है। तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच नंबर 2 की सरबराही के लिए नहीं आए। आज वो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं आए। और ये अगर देखा जाए तो गुज़िस्ता चंद दिनों में जो बिल्डअप हो रहा है, जिस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में आए चीफ जस्टिस कादी फाइसा के, फिर बेंच तश्कील जिसे कहते हैं ना वो उसकी तश्कीलें न हुई। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह के जो केसेस थे आज के लिए उनकी काज लिस्ट मनसूख हुई। और ये ज़राए बता रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपनी फैमिली में किसी की अलालत की वजह से नहीं आए आज सुप्रीम कोर्ट। तो ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना टाइमिंग के लिहाज से बहुत ही अहम है। लेकिन बहरहाल हम दुआगो हैं जो भी उनकी फैमिली में अनवेल है, अल्लाह उनको सेहत दें और सेहत याब करें। इसके अलावा जो दूसरी अहम ख़बर है वो ये है कि आपको मालूम है इस वक्त चीफ जस्टिस कादी फाइसा हम सब ये बता रहे हैं माइनॉरिटी में है। और ये हमने बताना शुरू किया था जब 12 जुलाई वाला फैसला आने से पहले भी वो फुल कोर्ट चल रहा था रिज़र्व सीटों के केस में, तो वहीं पे हमें नज़र आने लगा था कि चीफ जस्टिस कादी फाइसा माइनॉरिटी में, और उसकी फ्रस्ट्रेशन में वो साथी जजेस से जो उनका बिहेवियर होता था वो भी बड़ा, आप कह लें कि एक जज के मनसब के शायान शान नहीं था, और चीफ जस्टिस के मनसब के शायान शान तो बिल्कुल ही नहीं था। वो उस बेंच की सरबराही कर रहे थे उस फुल कोर्ट की, लेकिन उनका बिहेवियर बहरहाल बहुत ही क्वेश्चनेबल था, और वो जाहिर करता था कि यही उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि वो देखते हुए कि वो माइनॉरिटी में है और जो वो एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं वो एक्सटेंशन के रास्ते में उनके साथी जजेस रोड़े अटका रहे हैं, और वो 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत से ले लेंगे तो हुकूमत वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर पाएगी। तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन थी जो मैं बेंच के दौरान नज़र भी आती रही। वो बार बार साथी जजेस से, जस्टिस आयशा मलिक से बड़ा उनका बिहेवियर आप कह लें कि गैर मुनासिब था, जस्टिस अतर मुल्ला से बहुत गैर मुनासिब था, जस्टिस मंसूर अली शाह से गैर मुनासिब था। और तो इस तरह की वो उनका एक बिहेवियर था कमरा अदालत में। एक खातून जज थी उस पूरे बेंच के अंदर जस्टिस आयशा मलिक, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फाइसा का उनसे जो बिहेवियर था वो शायद बहुत ही गैर मुनासिब था, बहुत ही गैर मुनासिब था। और अब वो कर रहे क्या है कि अब उन्होंने 9 बेंचेस लास्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी की मीटिंग में बनाए थे, जिसमें उनके साथ कलीमुल्ला यानी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, खुद वो सलीमुल्ला थे, तो दोनों ने खेल के 9 लार्जर बेंचेस बनाए। अब 9 लार्जर बेंचेस ने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन सुननी है। चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने बड़ी ही जिसे कहते हैं ना वो चालाकी से उन
9 लार्जर बेंचेस में से सिर्फ 63A की पिटिशन फिक्स की, रिव्यू पिटिशन जो थी। बाकी 8 लार्जर बेंचेस की डेट नहीं फिक्स की कि वो किस डेट को मुकदमात सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है उसमें दीगर जजेस भी शामिल हैं। तो द डे वो उनकी डेट अनाउंस करेंगे और जिस दिन वो मुकदमा कमरा अदालत में समाअत के लिए जाएगा, उस दिन दीगर जजेस भी वो पिटिशन सुनने से इनकार कर देंगे जो उन लार्जर बेंचेस का हिस्सा है, और वो कहेंगे कि हम आईनी मुकदमात नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो अंदर अमेंडमेंट की गई है एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत, आप सुप्रीम कोर्ट को सदारती ऑर्डिनेंस पर नहीं चला सकते। ये सदारती ऑर्डिनेंस फुल कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है, इंतज़ामी साइडों पर भी और जुडिशल साइड पर भी। और वो कहेंगे कि आप पहले फुल कोर्ट की इंतज़ामी साइड पर मीटिंग बुलाएं, वहाँ पे बैठ के सदारती ऑर्डिनेंस को डिस्कस करें, वहाँ पे बैठ के हमें जस्टिफाई करें कि आपने एक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से जारी करवाया हुआ सदारती ऑर्डिनेंस फौरी तौर पे क्यों माना, क्यों आपने ये सारा खेल खेला, क्यों जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला, क्यों जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लाया, ये सब कुछ बताएं, हमें एक्सप्लेन करें, वजाहत करें। और वो चीफ जस्टिस काजी फैसला पर जरा करेंगे, वहाँ पर फुल कोर्ट में बैठ के उनको ग्रिल करेंगे। और फिर ऐसा भी शायद मंजर फिर पैदा हो जाए कि जस्टिस काजी फैसला को और उनके साथ जो अब 3-4 बच गए हुए हैं हीरे, ठीक है, उन लोगों को शायद मुँह छुपाने की जगह ना मिले। तो इसलिए वो ये चीज़ कभी नहीं करेंगे। इसके लिए वो छुपा के घुमा फिरा के इधर उधर का खेल खेल रहे हैं, और उसके लिए अब वो ये कर रहे हैं कि उन जो आईनी मुकदमात हैं उनकी डेट ही नहीं फिक्स कर रहे। सिर्फ ये कह दिया हुआ कि जी इसके लिए हमने 9 लार्जर बेंचेस तश्कील दे दी हैं, लेकिन डेट नहीं फिक्स कर रहे। जिस वाहिद मुकदमे की आईनी पिटिशन की रिव्यू पिटिशन की उन्होंने डेट फिक्स की है 63 वाले की, जिसकी हुकूमत को बहुत ज़रूरत थी, ठीक है, ताकि वो हॉर्स ट्रेडिंग कर सकें और जिसे कहते हैं पीटीआई के लोगों को अगवा कर सकें, उनको तोड़ के उनसे वोट करवा सकें, ठीक है, और ये सारा गंदा खेल खेल सकें। इस्टेब्लिशमेंट जिसके लिए वेट कर रही है कि उनका चीफ जस्टिस, अब मुल्क के चीफ जस्टिस क्या करना, अब तो इस्टेब्लिशमेंट के लाडले चीफ जस्टिस है ना, तो वो उनको ये लाइसेंस दे कि आप ये लो जी फैसला और उठाओ पीटीआई के लोग और वोट करवाओ जाके और आईनी तरमीम करवाओ, आईनी अदालत बनवाओ, वहाँ पे फिर मैं बैठूँ या जमाल खान मंदोखेल बैठे या अमीनुद्दीन खान बैठे, ये देखो हीरे इतने प्यारे प्यारे, ठीक है, कितने खूबसूरत जलसा अफरोज़ होंगे आईनी अदालत में बैठ के, ठीक है, और वहाँ से बैठ के फिर हम जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस बच जाएंगे उनको जुडिशल कहते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठ के ज़बह करके देंगे आपको, ठीक है, आप एकदम मौका दो, ठीक है, हम वो तमाम तारीख रकम करेंगे कि बस, ठीक है। लेकिन फिर भी अफसोस तो इसी बात का है कि पाकिस्तान जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घुटन है पिछले कई सालों से, 2018 से ये घुटन चली आ रही है, बल्कि 2016 से चली आ रही है, जिस अंदाज में जमहूरियत के साथ खेला जा रहा है, जिस अंदाज में सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, जिस अंदाज में एजेंसियाँ लोगों को उठा रही हैं, अगवा कर रही हैं, और इसके रिप्रिकॉशन अब हमें नज़र भी आ रहे हैं। अब बलूचिस्तान में देखें, बलूचिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, बलोच सरदार इररेलेवेंट हो गए हैं। बलोच जो कौम है उसको इस वक्त अपने दुखों का मदावा और अपने मसाइल का हल मुंतखब नुमाइंदों में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उनको पता है कि उनके नुमाइंदे मुंतखब नहीं इस्टेब्लिशमेंट के इंस्टॉल करते हैं। तो वो वहाँ पर अलहदगी की तहरीक दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही है। आप उनके ग्रीवियंसेस को एड्रेस करने को तैयार ही नहीं है। केपी में देखिए, पश्तून कौम परस्त अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अभी जो मंजूर पश्तीन है उन्होंने 11 अक्टूबर को जलसे की कॉल कर दे रखी है, जिसको वो पख्तून कौमी जर्दा कह रहे हैं, और उसमें आप देख लेंगे जो पीटीएम की जो प्रेजेंस होगी, जो पख्तूनों की प्रेजेंस होगी, वो आपको बताएंगे कि केपी भी आपका वहाँ पर जिसे कहते हैं ना, अब रियासत की साख ख़त्म हो चुकी है और रियासत से और इस्टेब्लिशमेंट से केपी के अवाम कितनी शदीद नफ़रत करते हैं। और आप उसका एक साइन देखिए, बन्नू में लोगों ने एहतजाज करके कहा कि फ़ौज को हमारे शहर से निकालो, फ़ौज कोई इस शहर में सो कॉल्ड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं करेगी। लकी मरवत में पुलिस वालों ने एहतजाज किया कि फ़ौज को निकालो, ये नहीं इधर पुलिसिंग करेंगे, ठीक है। डेरा इस्माइल खान में रात को तालिबान की पिकेट्स होती हैं टीटीपी की, वहाँ पर रियासत की रिट सिफर होती है। बाकी इस्लाम में भी तकरीबन यही हालात हैं। पेशावर पे कि इर्द गिर्द जो चेक पोस्टें आए रोज़ पुलिस सरकार वहाँ पे शहादतें दे रहे हैं।
आके हमले होते हैं। तो ये एक बड़ी ऐसी सूरत हाल है कि रियासत अपनी यूनिट खोती जा रही है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि रियासत की तरजीहात, हमारी एजेंसियों की तरजीहात दहशतगर्द नहीं है। उनकी तरजीहात सियासत में जोड़ तोड़ है, पार्लियामेंट में गैर जमहूरी आइन साजी करवाना है, जजों को हरास करना है, उनके बेडरूमों की जासूसियाँ करनी हैं, सहाफ़ियों के पीछे करने हैं, सहाफ़ियों की गाड़ियों पर हमले करने हैं, ठीक है, और ये सब कुछ करना है। ये उनकी तरजीहात हैं, ठीक है। तो अब इस सब में क्या ये तरजीहात बदल सकती हैं? क्या ये सोच बदल सकती है? तो देखिए, नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अब अपने ओहदे का चार्ज ले चुके हैं। उन्होंने 30 तारीख को चार्ज लिया। उनकी तैनाती बहुत ही अहम वक्त में हुई है। एक ऐसे वक्त में हुआ है जब अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट में एक टकराव है। एक ऐसे वक्त में हुई है जब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखकर इल्ज़ाम लगाए हैं बराह रास्त ISI के ऊपर कि उनके सेक्टर कमांडर, उनके अफसरान किस तरह से जजेस को हरासा करने में, फिर वो किस तरह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिश्तेदार को अगवा करके करंट लगाने पर, जस्टिस अरबाब ताहिर के वालिद को कोयटा से अगवा करके इस्लामाबाद लाने पर, फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के बेडरूमों से कैमरे निकलने पर, फिर जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने पर। तो ये एक पूरी एक फहरिस्त है इल्ज़ामात की, और ये बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, जिसके बाद अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। और उनके इल्ज़ामात को लाहौर हाई कोर्ट ने भी इंडोर्स किया जब मेजॉरिटी 28 जजेस ने कहा कि ये खुला हकीकत है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की एजेंसियाँ हैं वो उन केसेस में खुसूसन मुदाखलत करती हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक हों या एहतसाब से मुतल्लिक हो, जहाँ पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड हो। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने तो यहाँ तक कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम एजेंसियों की बात ना सुने तो ये हमें अफगानिस्तान के नंबरों से धमकियाँ लगवाते हैं, ठीक है। इतने संगीन इल्ज़ामात, जो वाहिद एक जो शख्स अपनी अदलिया के साथ नहीं खड़ा हुआ वो थे चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जिन्होंने अपने इन जजेस को बजाय इनके कि वो इनके साथ खड़े होते, उन्होंने उन्हीं भेड़ियों के सामने, उस एग्जेक्टिव के सामने डाल दिया जिस पर इल्ज़ाम था कि वो और उसकी एजेंसियाँ जजेस के साथ सब कुछ कर रही हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजी ने उसी वज़ीर आज़म को, उसी सबको बुला के कहा कि आप तहकीकात करवा लें कि आप ये गंदा खेल तो नहीं खेल रहे, और अपने आप को क्लियर करवा के ले आइएगा, मैं फिर लुडियाँ डाल लूँगा कि ओह क्लियर हो गए, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फिर आप देखिए जिस अंदाज में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान जो लाहौर हाई कोर्ट में मज़ाहमत कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के सामने, जिन्होंने इंडिपेंडेंट माइंड जजेस लगाए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में, जिन्होंने इंडिपेंडेंट माइंड ट्रिब्यूनल्स बनाए इंतखाबात की स्क्रूटनी के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्शन रिगिंग के संगीन इल्ज़ामात हैं फार्म 45-47 के पंजाब में। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने उन तमाम इकदाम को रोन दिया जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद लाकर सुप्रीम कोर्ट में लाकर उन्होंने रेस्क्यू किया प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट को। और उसके बाद क्या हुआ, वो इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के जजेस भी नई जस्टिस आयशा जो जस्टिस आलिया नीलम जो नई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने हटा दिए सरगोदा के और रावलपिंडी के। इसी तरह उन्होंने ट्रिब्यूनल्स पर भी इलेक्शन कमीशन के साथ एग्रीमेंट कर लिया और 4 रिटायर्ड जजेस की इजाज़त दे दी कि आप फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें जितनी बचा सकते हैं बचा लें, जो पार्लियामेंटेरियन इस वक्त बैठे हुए हैं MNAs। तो उसके बाद सब कुछ रिवर्स हो गया और मौसूफ चीफ जस्टिस काजी फायसा इन खदमात का सिला एक्सटेंशन या आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की सूरत में मांग रहे हैं कि मैंने इतना किया है तो इसका मुझे सिला तो दो, और बनता है उनका इसके बाद तो मेरिट पे बनता है, इतना जो कुछ उन्होंने किया है इसके बाद अगर इस्टेब्लिशमेंट उनको ये सब कुछ ना दे तो बड़ी ज़्यादती होगी। मैं खुद ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उनको कम से कम 3 साल की या एक्सटेंशन देनी चाहिए या वफाकी आइनी अदालत ले जानी चाहिए, ताकि उनकी खदमात का उनको सिला मिले और हम मज़ीद 3 साल भी उनकी इस खूबसूरत शख्सियत के ऊपर हम बात कर सकें कि उनकी इतनी खदमात का कुछ तो सिला बनता था। तो बहरहाल अब नए DGISI इस माहौल में आए हैं। ये बड़ा ही अहम ओहदा है और बहुत ही ताकतवर ओहदा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की दाखिली सियासत हो या बैरूनी महाज हो, DGISI की पोजीशन बहुत क्रूशल होती है। अब ये देखना होगा, मैं जब
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने थे। आपको मालूम होगा कि असद अनसेंसर्ड ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि वो आर्मी चीफ बनेंगे, और मैंने ये 15 दिन पहले ब्रेक की थी उनके आर्मी चीफ बनने से। उस वक्त एक ख़ास माहौल था उनके ऊपर, जिसे कहते हैं पीटीआई उनको आर्मी चीफ नहीं बनने देना चाहती थी। इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च भी कर रहे थे, फ़ौज के अंदर से भी उनको शदीद मुज़ाहमत का सामना था। उस वक्त के जो CDS थे लेफ्टिनेंट अज़हर अब्बास, उस वक्त के जो कोर कमांडर बहावलपुर थे लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद, और दीगर जनरल कई बहुत सख्त मुज़ाहमत कर रहे थे, उनके रस्ते में आए हुए थे। और मैं उस वक्त भी एक बात कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी है आर्मी चीफ लगाना, डोंट अंडरमाइन इट। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब की अथॉरिटी थी, उनको लगाने देना चाहिए, वो जिसको भी लगाना चाहते हैं लगाएं। और मेरी ख्वाहिश थी कि कैसे आर्मी चीफ आते जो अपनी ज़ात से बड़े होके, अपने इदारे के मुफादात से बड़े होके मुल्क के मुफाद का सोचते, इस आवाम के मुफाद का सोचते, इदारे को सियासत से दूर करते, सियासत से बाहर रहते और कहते कि जिसका मैंडेट है वो चलाए मुल्क, हम नहीं कोई किरदार अदा कर रहे, हम सिर्फ सरहदों की हिफाजत करेंगे जो हमारी जॉब है, हम मुल्क को दहशतगर्दों से बचाएंगे वो हमारी जॉब है, हम मुल्क में स्मगलिंग रोकेंगे ये हमारी जॉब है, बॉर्डर्स हमारे पास हैं हम उनको कंट्रोल करेंगे और मुल्क में अमन व अमान में हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये मेरी उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो अगर ये करते तो 75 साल में एक ऐसा आर्मी चीफ होता जिसको मुख्तलिफ लफ्ज़ों में याद किया जाता कि उसकी लेगेसी हो रहा है। बाकी तमाम जर्नैल अपनी ज़मीनों के रकबों के लालच में, अपने इदारे के कारोबारों के लालच में, सियासत में अपनी किरदार के लालच में, अपनी जिसे कहता है ना वो कि मैं सबसे बड़ा हूँ, आई एम द वन, मेरे पास बंदूक है, उस लालच में जो कुछ इस मुल्क के साथ करके गए हैं, उनसे ये आर्मी चीफ मुख्तलिफ निकले। इन्होंने कहा कि नहीं, ये मुल्क मैटर करता है, इस मुल्क के 24-25 करोड़ लोग मैटर करते हैं, उनकी ख्वाहिशात और उमंगें मैटर करती हैं, उनके इलेक्टेड लोग मैटर करते हैं, और वो विल ऑफ द पीपल के तहत जिस रास्ते पर मुल्क को चलाना चाहें उनको इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये मुल्क उनका है। वो टैक्स देते हैं, वो इस मुल्क के असल हाकिम हैं, अवाम इस मुल्क के असल हाकिम हैं। लेकिन बहरहाल ये ख्वाहिश तो पूरी ना हो सकी। चीफ जस्टिस काजी फैसल आए, बड़ी उनसे भी उम्मीद थी कि वो आएंगे तो एटलीस्ट कौम को पहली दफ़ा एक टेस्ट देंगे कि एक चीफ जस्टिस ऐसा भी होता है। मेरी कभी भी ख्वाहिश नहीं थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट से टकराएं, लेकिन मेरी ये ज़रूर ख्वाहिश थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे ना बने, और मुझे उम्मीद थी कि वो अदालत को इस अंदाज में चलाएंगे कि लोग कहेंगे कि यार ये होता है चीफ जस्टिस, ये बाकी सारे क्या करते रहे हैं इस मुल्क के साथ, इस सुप्रीम कोर्ट के साथ, इस अदलिया के साथ, ये होता है चीफ जस्टिस। यूं वो आवाम के लिए काम करता है, यूं वो आवाम को इंसाफ देता है, यूं वो अपने इदारे में रिफॉर्म्स करता है, यूं वो विल ऑफ पीपल को प्रोटेक्ट करता है, यूं वो इंश्योर करता है कि मुल्क में एक फेयर इलेक्शन हो, यूं वो इंश्योर करता है कि उसका इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल मत हो। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल भी अपनी ज़ात में छुपे हुए माजरत के साथ एक बोने निकले। उन्होंने आते सार निज़ाम को रोंदना शुरू कर दिया। उन्होंने जो कुछ किया इस मुल्क के अंदर आप देख सकते हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे में। उन्होंने 13 जनवरी को फैसला दे के एस्टेब्लिशमेंट के साथ हिस्सा डाला इलेक्शन लूटने में, इलेक्शन चोरी करने में, रिग करने में। 8 फरवरी को फिर जो इलेक्शन हुआ आपके सामने है। फिर 12 वो जिसे कहते हैं जुलाई से पहले जो माले गनीमत में लूट के पीटीआई के नशिस्तें दी गई, उसमें भी वो खामोश नज़र आए। ठीक है, फिर पीटीआई के कारकुनों के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल में भी उनका किरदार आप देखें, किस तरह के बेंचेस तश्कील दिए और कितना वो केस फिक्स करते रहे आपके सामने है। क्या वो माओ के बेटे नहीं थे? ठीक है, लापता अफराद में उन्हीं के सूबे की महारंग बलोच यहाँ पे बहनों और बेटियों के साथ मारें खाती थी। वो हमारी बहन समीदीन बलोच, दीगर बच्चियाँ, राशिद हुसैन की माँ, सारी इधर। ठीक है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कुछ नहीं किया उनके लिए। वो हमेशा उन मुकदमात को प्रेफरेंस देते रहे जो इस्टेब्लिशमेंट का, जिसे कहते हैं ना, वो सियासत में किरदार प्रोटेक्ट करें। तो वो भी मुख्तलिफ नहीं निकले, वो भी वही निकले। उस ओहदे पर बैठे तो वो भी वही बन गए। अब DGI सयाह ने वो चाहें तो वो जजेस के साथ एक सीज़ फायर करके
मज़ीद इक़दामात बढ़ने से रोक कर सियासत में पार्लियामेंट को मैनेज करना और इन इदारों में अपना इस्टेब्लिशमेंट का, अपना ISI का किरदार ख़त्म करके, या जिसे कहते हैं एक कदम पीछे हट के चीज़ों को अगर देखेंगे कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, सियासत, निज़ाम, जमहूरियत, ये सब कुछ क्या हो रहा है, आइन के साथ क्या हो रहा है और क्या ये मुल्क के लिए बेनिफिशियल है। अगर वो थोड़ा ठंडे दिल से सोचेंगे, अपने इदारे के अफसरान की अकाउंटेबिलिटी करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि वो मुस्तकबिल में किसी भी तरह से इस तरह से बिहेव मत करें कि लगे कि वो रियासत को जवाबदेह नहीं है, आवाम के टैक्सों पर नहीं चलते बल्कि वो हाकिम हैं, तो शायद हो सकता है अगर ISI के लोगों का बिहेवियर बदल जाएगा, वो सिर्फ अपनी तवज्जो मुल्क के ख़िलाफ़ बैरूनी, क्योंकि वो आइज़ एंड ईयर्स हैं हमारी ही माओं के बेटे हैं, अगर वो उस तरफ तवज्जो देंगे तो शायद DGI लेफ्टिनेंट आसिम मलिक को कौम एक मुख्तलिफ अंदाज में याद रखेगी कि ये एक मुख्तलिफ शख्सियत थे। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनसे पहले भी उनके प्रीडिसेसर्स को सब जानते हैं, लोग किस अल्फाज में याद करते हैं, वो भी उनकी फहरिस्त में एक और नाम का इजाफा शुमार होंगे। चॉइस उनकी है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।